Hello students, my name is Lalita. Today we will study the poem Ode to Evening by William Collins. William Collins was a transitional poet. What is transitional period? Let's have a look. This period is considered from 1750 to 1798. It is called the age of transition because the drift of poetry of this period was toward romanticism. ये ट्रांजिशन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस एज में जो लहर थी वो पोइट्री की क्लासिसिज्म से रोमांटिसिज्म की तरफ बढ़ने लगी थी. इट डेवलप्ड ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी एंड इट वाज ए रिएक्शन अगेंस्ट क्लासिसिज्म. और ये क्लासिसिज्म के अगेंस्ट एक रिएक्शन था. इम्पोर्टेंट लिटरेरी फिगर ऑफ दिस एज वर थॉमस ग्रे, ओलिवर गोल्डस्मिथ, विलियम कॉलिंस. The main characteristic of the transitional period were poetry was no longer concerned with wit but with simple feeling and nature. सबसे जो पहली विशेषता थी ट्रांजिशनल पीरियड की वो ये थी कि जो पोइट्री है जैसे कि क्लासिज्म एज में विट और विजडम से जुड़ी हुई थी, यानी कि वो कविताएं जो क्लासिकल एज की थी उनमें व्यक्ति मस्तिष्क का उपयोग ज़्यादा करता था, दिमाग की बुद्धि क्षमता का उपयोग ज़्यादा करता था अपनी भावनाओं को प्रकट करने में, बजाय कि जो हार्ट फेल्ट फीलिंग होती है उन्हें प्रकट करने की. सेकंड वाज पोएट्री वाज प्रिवेडेड बाय ए मेलनकॉलिक टोन एंड वाज ऑफन एसोसिएटेड विद मेडिटेशन ऑन डेथ. दूसरी जो विशेषता वो थी कि जो ट्रांजिशनल एज की जो पोइट्री थी वो टोन में मेलनकॉलिक थी, यानी कि उदासी से भरी हुई थी. और अधिकांश जो थीम होती थी वो ये थी कि अधिकतर जो पोइट्स लिखते थे उनकी थीम डेथ होती थी. डेथ के ऊपर जो विचार विमर्श होता था, जो सोच होती थी, वो उनकी मुख्य थीम होती थी. पोइट्स वर मेलनकॉलिक एंड सीक फॉर सॉलिट्यूड. जो कवि लोग थे वो नेचर में मेलनकॉलिक थे और सॉलिट्यूड या एकांत की तलाश में थे. देयर थॉट्स वर डायरेक्टेड टुवर्ड डेथ और द फियर ऑफ डेथ, सुसाइड एंड ग्रेव्स. और जो पोएम्स थी उनकी जो थीम थी वो घूमती थी डेथ या डेथ का जो डर होता है, सुसाइड या ग्रेव्स, इसके इर्द गिर्द घूमती थी. उनकी जो थीम होती थी, उनका सब्जेक्ट, जो पोएम्स की जो सब्जेक्ट होती थी वो ऑलमोस्ट डेथ या डेथ का डर, सुसाइड या जो ग्रेव कब्र होती है वो होती थी. नाउ सी द ऑथर्स बायोग्राफी. William Collins was born in 25 December 1721 and he died on June 12, 1759. William Collins was born in Chichester, England, where his father served as mayor. He is regarded as one of the most skilled lyric poets of the 18th century. Collins' style is formally neoclassical but represent the theme of the romantic period. उनकी जो स्टाइल थी लिखने की वो शैली नियोक्लासिकल थी, बट उनकी जो थीम थी वो रोमांटिक पीरियड से बिलोंग करती थी. हिज ट्रीटमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द इमोशंस इन्फ्लुएंस्ड हिज पीयर्स एज वेल एज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द राइटर. Collins' mental health began to fail during the final decade of his life and his writing suffered as a result. कॉलिंस का जीवन का जो अंतिम काल था उस समय उनका जो मानसिक स्थिति थी या मानसिक स्वास्थ्य था वो ख़राब था या ठीक नहीं था, और इस वजह से जो उनकी राइटिंग शैली है वो काफ़ी सफ़र किया उनकी राइटिंग शैली में, या उनकी राइटिंग शैली काफ़ी हद तक प्रभावित हुई उनकी मानसिक स्थिति के कारण. Now see the poem. If aught of autumn stop or pastoral song may hope chest you to soothe thy modest ear, like thy own solemn spring, thy spring and dying gales, O nymph reserved, while now the bright-haired sun sits in you western tent, whose cloudy skirts with braid ethereal wove Orange's wavy bed or hang. Here the poet addresses the evening. If aught of autumn stop or pastoral song may hope chest you. This word is used to address the evening. Here the poet
addresses evening chaste as chaste. It means evening is pure and virgin. To soothe thy modest ear. कवि कहता है कि इफ़ ऑफ ऑटन स्टॉप, अगर मेरे पास ऑटन एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर मेरे पास वो होता, और पेस्टोरल सॉन्ग, और जो पेस्टोरल गीत होते हैं वो अगर मेरे पास होते हैं, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, चेस्ट यू प्योर इवनिंग, कि ये मेरे गीत और जो संगीत है वो तुम्हारे कानों को राहत प्रदान करते। टू सूथ ताई मॉडेस्ट ईयर, तुम्हारे जो कान हैं या इवनिंग है उसको, कवि के जो द्वारा बनाए गए गीत हैं वो उन्हें राहत प्रदान करते, शांति प्रदान करते। लाइक ताई ओवन सोलम स्प्रिंग्स, ताई स्प्रिंग्स एंड डाइंग गेल्स, जिस प्रकार जैसे कि तुम्हारे अपने सोलम स्प्रिंग्स, बहुत ही शांत और गंभीर जो झरने होते हैं वो, ताई स्प्रिंग्स एंड डाइंग गेल्स, जो हवा के झोंके हैं वो निम्फ रिजर्व्ड, ये दूसरा शब्द है जो पोइट ने यूज़ किया है इवनिंग को संबोधित करने के लिए। निम्फ मीन्स एक प्रकार की परी होती है जो जलीय क्षेत्रों में निवास करती है। ओ निम्फ रिजर्व्ड वाइल नाउ द ब्राइट हेयर्ड सन, अब इस समय जब जो ब्राइट हेयर्ड सन है, यहाँ पे सन की तुलना, सन को पर्सोनिफाइड किया गया है। कैसे? जैसे कि कोई ब्राइट हेयर सन, जैसे कोई ब्राइट हेयर वाला आदमी हो, उस प्रकार सन भी जैसे कोई ब्राइट हेयर व्यक्ति है उस प्रकार सिट्स इन यॉन वेस्टर्न टेंट, जो तुम्हारे सामने वाला वेस्टर्न दिशा में या पश्चिमी दिशा में जो टेंट है उसमें छुप जाता है या उसमें चले जाता है। हुज क्लाउडी स्कर्ट्स, और उस टेंट की जो स्कर्ट्स है या उसके ऊपर जो लहरदार एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है उसमें चला जाता है। विद ब्रेड एथेरियल वो, और हैंग हिज वेवी बेड, और जहाँ पे ब्रेड एथेरियल वो, जिस पे जो कढ़ाई है बहुत ही शानदार है, जो शानदार लहरदार जो कढ़ाई बनी हुई है, उस टेंट के अंदर शाम होते ही सूर्य है जो चला जाता है। ओवर हैंग हिज वेवी बेड, उसका किसका, सूर्य का वेवी बेड, जो लहरदार बेड है जो कि किससे बना हुआ है, बादलों के ऊपर, बादलों की आकृति इस प्रकार बनी हुई है कि जैसे कि कोई टेंट बना हुआ उसके अंदर सूर्य छुप जाता है। उस समय मैं तुम्हारे लिए ओ निम्फ रिजर्व और चेस्ट यू, काश मैं ऐसा कोई गीत या मधुर संगीत गा पाता, जैसे कि तुम्हारे अपने झरने हैं और जो डाइंग गेल्स हैं या फिर मंद मंद बहती हवा है जो तुम्हारे कानों को राहत प्रदान करती है, उसी प्रकार मैं तुम्हें अपने म्यूजिक से राहत प्रदान कर पाता। Explication or explanation. The speaker opens his poem by expressing his hope to find a musical instrument or pastoral song that soothes Eve's modest ear as time has come for her arrival after the sunset, which is drawn in a beautiful image of a bright-haired man withdraw into his western tent. जो स्पीकर है इस कविता में अपनी होप या आशा प्रकट करता है कि काश वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या पेस्टोरल गीत द्वारा इवनिंग के जो मॉडेस्ट ईयर हैं उनको सूद कर पाता, उन्हें राहत प्रदान कर पाता, क्योंकि जैसे ही सनसेट हो रहा है या सूर्य ढल रहा है, या जो सन की इमेजरी यहाँ प्रकट की गई है कि बादलों से बने हुए टेंट में वो अपने आप को ले जा रहा है, जैसे जैसे बादलों के बने हुए टेंट में सूर्य जा रहा है वैसे वैसे इवनिंग आ रही है, और जैसे जैसे इवनिंग आ रही है तो कवि आशा करता है कि काश वो अपने गीत से इवनिंग को राहत प्रदान कर पाता। नेक्स्ट स्टेंजा। नाउ एयर इज हस्ट save where the weak-eyed bat with short shrill shriek flits by on leathern wing, or where the beetle winds his small but sullen horn, as oft he rises amidst the twilight path against the pilgrim born in heedless hum. Let's see the next stanza. Now the poet talks about the environment of evening. He says that now air is hushed, save where the weak-eyed bat with short shrill shriek flit by on leathern wing. Now यानी कि अब air is hushed, जो हवा है वो शांत हो गई है। Save where the weak-eyed bat with short shrill shriek flit by on leathern wing, यानी कि इवनिंग का जो टाइम है वो बहुत ही शांति भरा है, लेकिन कहीं कहीं यहाँ वहाँ थोड़ी बहुत आवाज़ सुनाई दे रही है,
या शोर सुनाई दे रहा है, और वो आवाज़ किसकी है? वीक आइड बैट, कमज़ोर आँखें वाली बैट या चमगादड़ की। विथ शॉर्ट श्रिल श्रीक फ्लिट्स बाय ऑन लेदर विंग, और वो कैसे आवाज़ कर रही है? शॉर्ट श्रिल श्रीक फ्लिट्स बाय ऑन लेदर विंग, जो अपने लेदर विंग या चमड़ों के जो पंख हैं उनके सहारे उड़ रही है, और उसकी छोटी छोटी जो चीख है वो ध्वनि है जो कि वो कर रही है, वो सुनाई दे रही है। इसके अलावा दूसरी ध्वनि जो पोइट सुनता है इवनिंग के समय वो है, और वेयर द बीटल विंड्स हिज स्मॉल बट सलन हॉर्न एज ऑफ्ट ही राइजेज अमिड द ट्विलाइट पथ। और वेयर और यदा कदा जहाँ द बीटल विंड्स, जो बीटल है एक प्रकार का कीड़ा होता है, वो उड़ रहा है। विद हिज स्मॉल बट सलन हॉर्न, और जो आवाज़ कर रहा है वो गुनगुनाने की अपनी स्मॉल बट सलन हॉर्न एज ऑफ ही राइजेज, जैसे कि वो बार बार उठता है अमिड द ट्विलाइट पथ, जो शाम के समय जो अंधकार से भरा हुआ या हल्के उजाले या अंधकार से भरा हुआ जो रास्ता है उसके सहारे जो बीटल बार बार उड़ रहा है, उसके जो सलन हॉर्न है, पंख हैं, उनसे जो आवाज़ उत्पन्न हो रही है वो ध्वनि सुनाई दे रही है। अगेंस्ट द पिलग्रिम्स बॉर्न इन हीडलेस हम, और ऐसा रास्ता जिसके विपरीत जो पिलग्रिम्स या जो यात्री हैं, तीर्थ यात्री हैं जो जा रहे हैं, उस रास्ते में बीटल है जो बार बार बिना किसी रोक टोक के उड़ रहा है और हमिंग साउंड्स निकाल रहा है। तो ये ध्वनियाँ शाम के टाइम है जो पोइट को सुनाई दे रही है। इसके अलावा जो सारा एटमॉस्फेयर है ऑलमोस्ट शांत है, सलन है। Explication: here is a description of the peaceful atmosphere that is found during evening, which only few sounds disturbs its quietness, such as the sound caused by bats' wings when they flits on the heedless hum of beetles. यानी कि शाम के समय जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल शांत है, एकदम सुहाना और शांति से भरा हुआ है, लेकिन यदा कदा थोड़ी बहुत आवाज़ सुनाई देती है। वो किसकी है? जैसे कि कोई बीटल है या फिर कोई बैट है, उनकी जो ध्वनि है वो सुनाई दे रही है। Now see the next stanza. Now the poet addresses the evening and he says that, now teach me, maid composed, to breathe some soft unstrain, whose numbers stealing through thy darkling veil may not unseemingly with its stillness suit, as musing slow I hail thy genial loud return. जो पोइट है वो इवनिंग को एड्रेस करते हुए उनसे पूछता है, कहता है कि नाउ टीच मी, मुझे सिखाओ, मेड इन कंपोज्ड। मेड कंपोज्ड ये शब्द इवनिंग के लिए यूज़ किया गया है। मेड कंपोज्ड यानी कि एक कन्या की भांति, बहुत ही जो अभी युवती है, ऐसे इवनिंग को समझते हुए पोइट कह रहा है कि टू ब्रीथ सम सॉफ्ट एंड स्ट्रेन, मुझे ऐसे सिखाओ, ऐसे गीत सिखाओ कि जो बहुत ही सॉफ्ट हो। हुज नंबर स्टिलिंग थ्रू थाई डार्कलिंग वेल, और जो गीत हैं उनकी धुन है वो बहुत ही धीमी गति से, जो डार्कलिंग वेल है, जो रात्रि में, डार्कलिंग मीन्स जो अंधेरी या अंधेरे से भरी हुई, वेल मीन्स खाड़ियाँ हैं या घाटियाँ हैं, उनको पूरी तरह से भर दे। मे नॉट अनसीमिंगली विद इट्स स्टिलनेस सूट, और ऐसे गीत नहीं जो कि अनसीमिंगली विद इट्स स्टिलनेस शूट, मुझे ऐसे गीत चाहिए जो कि तुम्हारी स्टिलनेस, जो तुम्हारी शांति है उसको शूट करे, उसको एकदम से परफेक्टली सूट करे, ना कि उसके विपरीत हो। एज म्यूजिंग स्लो आई हेल, और जैसे कि म्यूजिंग मीन्स कवि है जो ध्यान लगा रहा है, मेडिटेट कर रहा है, सोच रहा है। स्लो आई हेल थाई जीनियल लाउड रिटर्न, मैं तुम्हें हेल करता हूँ, तुम्हारा क्या बोलते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ, ताई जेनियल लव रिटर्न, और जो तुम जेनियल जेंटल लव है जो मुझे लौटा रही हो इवनिंग के समय, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ, उसको हेल करता हूँ। द स्पीकर आस्क्स टू बी टॉट सम सॉफ्ट सॉन्ग विच स्नीक्स थ्रू द डार्क वेल ऑफ ईव एंड डू नॉट डिस्टर्ब हर क्वाइट मूड। जो पोइट है वो ऐसे गीत सीखने की इच्छा रखता है इवनिंग से, जो कि इवनिंग को शांति प्रदान करे और उसका जो क्वाइट मूड है, एकदम शांति प्रिय जो मूड है, उसको डिस्टर्ब ना करे। नेक्स्ट स्टेंजा, लाइन 21 to 28. For when thy folding star arising shows his place circulate at his warning lamp the fragrant hours, and elves who slept in birds the day, and many a nymph who wreathes her brow with sage,
and said the freshening dew, and lovelier still, the pensive pleasure sweet, prepare thy shadowy car. In this stanza, the poet described the environment of evening and how the environment welcomes evening. The poet says that, for when thy folding star arising shows his place circulate. जब इवनिंग आने वाली होती है या शाम होने वाली होती है तब क्या होता है, when thy folding stars, जो स्टार्स है अराइजिंग सोज हिज प्लेस सर्कुलेट, वो उत्पन्न होते हैं या आकाश में आ जाते हैं और एक सर्किल बनाते हैं. एट हिज वार्निंग लैम्प द फ्रेगनेंट आवर्स एंड इल्स हु स्लेप्ट इन बर्ड्स द डे. और इस समय जब तारे निकल आते हैं या रोशनी हो जाती है और जो लैंप जलता है, हिज वार्निंग लैम्प, यानी कि इवनिंग के आने का संकेत हो जाता है. वार्निंग लैम्प्स मीन कि जो तारे हैं वो आकाश में आ जाते हैं तो थोड़ी हल्की रोशनी हो जाती है. द फ्रेग्रेंट आवर्स, और जो समय है या कैसा है, फ्रेग्रेंट, ये खुशबू से भरा हुआ है, शाम का समय खुशबू से भरा हुआ है. एंड इल्स हु स्लेप्ट इन बर्ड्स द डे, जो इल्स, जो परियां होती हैं जो कि दिन के समय में बर्ड्स कलियों में सो रही होती है. एंड मैनी निम्स, जो जल परियां होती है, निम्स मीन्स जल की जो परियां होती हैं, हु रीथ्स हर ब्रो विद सेज, वो तुम्हारे लिए, रीथ मीन्स बुनना, हर ब्रोज विद सेज, फ्लावर से क्या बनाती हैं, मालाएं बनाती हैं. एंड सेट्स द फ्रेशनिंग ड्यू, और जो फ्रेश पानी की जो बूंदें होती है, ड्यू होती है, ओस की बूंदें होती हैं, उन्हें तुम्हारे स्वागत में तैयार करती हैं, बरसाती हैं. एंड लवलियर स्टिल द पेंसिव प्लीजर स्वीट प्रिपेयर thy shadow car. एंड उससे भी ज़्यादा लवलियर क्या है, द पेंसिव प्लीजर, जो बहुत ही कॉन्ट्रास्ट है इस लाइन में. पेंसिव प्लीजर मीन्स एक तरह का पैराडॉक्स है. प्लीजर कैसा है, पेंसिव, बहुत ही, पेंसिव मीन्स, पेंसिव प्लीजर मीन्स विचार मग्न मुद्रा में या आनंदित मुद्रा में. ये सब जो निम्स है, जो एल्स हैं, ये तुम्हारे लिए शैडोई कार या रथ तैयार करती है. यानी कि जो अब इवनिंग का समय आने वाला है, इवनिंग आ रही है, इवनिंग का यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किया गया है एज ए लेडी, जैसे कि कोई लेडी आ रही है और उसके स्वागत में इस प्रकार की इमेजरी दी गई है कि जैसे स्टार्स हैं, तारे हैं जो आसमान में आ गए हैं, एक सर्कल उन्होंने बना रखा है और लैंप जल रहा है. फ्रेग्रेंट आवर्स है, शाम का समय बहुत खुशबू से भरा हुआ है. जो निम्स हैं वो पानियों के चित्र से निकल के बाहर आ गई हैं. और फ्रेशनिंग ड्यू, बहुत ही फ्रेश ड्यू या पानी की बूंदें, उसकी बूंदें इवनिंग के स्वागत में बरसा रही है. फूलों से खुशबुएं आ रही हैं. इल्स हैं जो दिन भर अपने कलियों में सो रही हैं, वो भी बाहर निकल के आ जाती है और इवनिंग के स्वागत में मालाएं बना रही हैं. तो ये बहुत ही अच्छा और शानदार सीन है जिसमें ऐसे लग रहा है कि सब लोग मिलके एक बहुत ही खुशी के मूड में इवनिंग के स्वागत के लिए उसकी कार को तैयार कर रहे हैं ताकि इवनिंग अपने रथ में बैठ के आ सके. Now see the explication or explanation. The speaker combines many images to describe the scene of Eve's arrival. इस स्टेंजा में इमेजरी बहुत ही शानदार है और बहुत सारे सीन का पोइट यूज़ करता है इवनिंग को डिस्क्राइब करने के लिए. द इवनिंग स्टार्स आर सोन एंड इट्स लाइट्स अवेकन इल्स हु स्लीप्स ऑल डे इन फ्लावर एंड निम्स हु सेट्स द इवनिंग ड्यू. जो शाम के समय जो तारे हैं वो निकल आते हैं और जो तारों के निकलने के कारण जो ईल्स होती हैं वो भी जो दिन भर फ्लावर्स में सो रही होती है निकल आती हैं. निम्फ्स हैं जो शाम के समय इवनिंग ड्यू बना रही है या जो ओस की बूंदें होती हैं वो छिड़क रही है. द एटमॉस्फेयर इज सेंटेड विद फ्लावर्स फ्रेग्रेंस एंड फाइनली द पेंसिव प्लेजर ऑफ वेटिंग द इवनिंग. और सब हैं जो चिंताग्रस्त मुद्रा में या बहुत ही एक उन्माद की अवस्था में इवनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑड टू इवनिंग. We will see the next part tomorrow. Thank you.